नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी कफन के बारे में। आज इस कहानी का सारांश मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कफन जो है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है सन 1936 ईस्वी हंस पत्रिका में। इस कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल, सहज और आम बोलचाल की जो भाषा होती है उस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ये कहानी जो है वो वातावरण प्रधान कहानी है, एक सामाजिक कहानी है, समाज की इसमें चीज बताई गई है। और ये जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है, उसमें ये उनके द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी है। तो इस कहानी के बारे में विद्वानों के क्या क्या कथन हैं, क्या क्या उन्होंने इस कहानी को लेके अपने मत दिए हैं, इसके ऊपर देखते हैं। इंद्रनाथ मदान ने इस कहानी के बारे में कहा है कि कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी की उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। बच्चन सिंह ने कहा है, यह कहानी उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई है। परमानंद श्रीवास्तव ने कहा है, कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। यह पूर्णतः आधुनिक है क्योंकि उसमें ना तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गढ़े गढ़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र है, न कोई परिणति है, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता और अतिरंजनक, और न कोई सीधा संप्रेष्य वस्तु। वह लेखक के बदलते हुए दृष्टिकोण और बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। अब इसके पात्र जो है वो है, इस कहानी में केवल मुख्य जो अगर पात्र की बात करूं तो वह केवल 3 ही मुख्य पात्र है। इसके अलावा महाजन वगैरह भी है, तो लेकिन उनका नाम वगैरह नहीं है। जमींदार भी है लेकिन इन सबके नाम नहीं है, सिर्फ जमींदार, महाजन आदि उपयोग हुआ है। तो इसमें मुख्य जो पात्र है वो 3 हैं। घीसू जो कि परिवार का मुखिया होता है, माधव घीसू का बेटा है, बुधिया उसकी बहू है। अब इसके सारांश की हम चर्चा कर लेते हैं। घीसू और माधव दोनों बहुत ही आलसी और कामचोर हैं। घीसू 1 दिन काम करता है और 3 दिन आराम करता है। इसी प्रकार जो उसका बेटा है माधव, वो भी उसके नक्शे कदम पर ही चल रहा है। वह भी आधा घंटा काम करता है और दिन भर चीलम पीता रहता है। ऐसा नहीं है कि गांव में काम की कमी है, गांव में काम तो बहुत है, पर उनके ऐसे व्यवहार के कारण, उनकी इस कामचोरी के कारण कोई भी उनको काम देने को तैयार नहीं है। इन दोनों बाप बेटे का इतना ही काम होता था क्योंकि इनको कोई काम देता नहीं था। काम कैसे दे, जब ये उस काम से अपना जी चुराएंगे, काम चोरी करेंगे। एक काम को करने में जहां आधे घंटे में वो काम खत्म हो सकता है, ये पूरा पूरा दिन वेस्ट करते थे। तो इनको ऐसे में काम कौन दे। तो इस कारण ये दोनों बाप बेटे सिर्फ यही करते थे, कहीं ना कहीं से रात में जाके लकड़ी चुरा कर ले आते थे और कभी किसी के खेत में जाके आलू, मटर, गन्ने आदि चुरा कर ले आते थे और अपना पेट भरते थे। यह है, घर के नाम पर इनके पास एकमात्र झोपड़ी थी और संपत्ति के नाम पे बस वही 2-4 मिट्टी के बर्तन थे इनके घर में, और इनके घर में कुछ भी नहीं था। पुराने फटे कपड़े ये लोग पहनते थे। जैसे तैसे इनका दिन गुजरता था। अगर ये किसी से उधार ले भी ले
तो ये उसको वापस नहीं करते थे। और इस बात के लिए अगर कोई इनको मारता पीटता भी था तो भी इनको कोई परवाह नहीं थी, और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, चाहे मार खा ले कुछ भी हो जाए, ये ऐसे ही रहते थे। दोनों बाप बेटे जो थे वो कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन उन दोनों को कोई चिंता न थी। घीसू के जीवन के 60 वर्ष बीत चुके थे, यानी कि जो घीसू है वो 60 वर्ष का है। उसकी 9 संतानें थी, जिसमें से केवल एक माधव ही बच गया था, बाकी 8 संतानें मर चुकी थी। माधव भी अपने बाप की तरह ही था, वो भी उसके नक्शे कदम पे ही चल रहा था, वो भी उसी की तरह ही आलसी और कामचोर था। पिछले 1 साल पहले माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम बुधिया था। वह बहुत ही मेहनती थी, और जब से बुधिया आई थी उसने घर को बहुत ही व्यवस्थित कर दिया था। वह लोगों के घरों में काम करती, मजदूरी करती, और इन दोनों आलसी बाप बेटों का गुजारा भी करती थी। बुधिया के आने के बाद दोनों बाप बेटे और भी ज़्यादा आराम परस्त हो गए थे, क्योंकि बुधिया ही इनका पेट भरने लग गई थी, तो वो और ज़्यादा आलसी हो गए थे। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि विवाह के 1 वर्ष पश्चात जो बुधिया होती है वह प्रसव पीड़ा से कराह रही होती है, और दोनों बाप बेटे कहीं से चुरा कर लाए हुए आलुओं को भून रहे होते हैं। कड़ाके की सर्दियों की रात होती है। सभी गांव वाले जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। झोपड़ी के अंदर से बुधिया के प्रसव वेदना के कराहने की आवाज बार बार आ रही होती है, परंतु दोनों बाप बेटे जो होते हैं वो आलू खाने में लगे होते हैं। कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं था। घीसू ने माधव से कहा कि तुम जाके अंदर जाके देखो तो सही, लेकिन माधव को ये डर था कि अगर वह अंदर गया तो जो घीसू है यानी उसका पिता है वह सारे आलू खा जाएगा। वह बुधिया के तड़पने से चिंतित नहीं था, यानी कि उसकी पत्नी जो उतना दर्द से तड़प रही थी उसको उसकी चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो यह सोच रहा था कि मर जाएगी तो अच्छा है, उसे उसके दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि बुधिया के दुखों का अंत ही हो जाएगा अगर वह मर जाएगी। उसे उसको बचाने की जरा भी चिंता नहीं थी। तो और वो दोनों जो थे उसको ऐसे ही तड़पते छोड़ देते हैं। दोनों जो है वो आलू खाने में लगे रहते हैं, और आलू खाने के बाद दोनों पानी पी लेते हैं और वहीं पे चादर ओढ़ के सो जाते हैं। बुधिया की तड़पने को वो अनसुना कर देते हैं। रात भर तड़पते तड़पते जो बुधिया होती है वो अपने प्राण त्याग देती है। उसका बच्चा भी जो है वो पेट में मर जाता है। जब सुबह होती है तो दोनों बाप बेटे उठकर देखते हैं तो बुधिया जो होती है वो झोपड़ी के अंदर वो मर गई होती है, और उसके मुंह पर जो मक्खियां होती हैं वह भिन भिना रही होती है। उसका सारा शरीर खून से सना होता है। दोनों बाप बेटे फिर बनावटी रोना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस पर सारे गांव वाले जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां इकट्ठे होने के बाद कोई उस बुधिया को देख रहा होता है तो कोई इन दोनों बाप बेटों को सांत्वना दे रहा होता है। फिर इसके बाद दोनों बाप बेटों को अब बुधिया के दाह संस्कार की चिंता होती है कि लकड़ी कहाँ से आएगा और कफन कहाँ से आएगा। दोनों रोते रोते फिर जमींदार के पास जाते हैं। घीसू जमींदार से दीनता भरी आंखों से कहता है कि सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू जो हो सका हमने किया। वह हमें दगा देगी, यानी कि हमें छोड़ के चली गई। मैं सरकार, हम सब आपके गुलाम हैं। आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा, यानी उसको जलाने का जो इंतजाम होता है, जो दाह संस्कार का कर्म होता है, आपके अलावा कौन पूरा करेगा। जमींदार वैसे तो उनसे घृणा करता था, फिर भी जब उसने देखा कि ऐसी मजबूरी आ गई है, ऐसी विपत्ति आ गई है, तो वो उसे 2 रुपए दे देता है।
जमींदार की ही देखा देखी जो बाकी लोग होते हैं, महाजन होते हैं, बनिए होते हैं, वो भी उसको पैसे दे देते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास 5 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। कोई उनको लकड़ी दे देता है, तो कोई इसी प्रकार कोई अनाज भी दे देता है। तो इस प्रकार से उनके पास ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। पहली बार जीवन में उनके पास 5 रुपए इकट्ठे होते हैं। इसके बाद जो दोनों बाप बेटे होते हैं वो कफन खरीदने बाजार जाते हैं। बाजार में दोनों सोचते हैं कि मोटा कफन लेके क्या फ़ायदा, जलाना ही तो है, जला देंगे वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। तो कोई हल्का सा कफन ले लेंगे, और लाश उठाते उठाते तो रात हो जाएगी, तो कौन देखता है कि कैसी चादर उड़ा रखी है। तो कोई पतला सा ही कफन ले लेंगे, किसी का ध्यान तो जाएगा नहीं उस पर, रात हो रहेगी। फिर उसके मन में ये विचार आता है कि कैसा ये रिवाज है समाज का कि जीते जी तो तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते किसी के पास, लेकिन मरने पे जो है उनको कफन चाहिए ही चाहिए। कफन देखते देखते वो 2-3 जगह फिर वो कफन देखते हैं, और कफन देखते देखते दोनों बाप बेटे जो है वो एक शराब की दुकान में घुस जाते हैं। वहाँ वो एक शराब की बोतल खरीद लेते हैं, और वहीं पे फिर सामने वाली दुकान से जो है वो पूड़ी और चटनी भी खरीद लेते हैं, और दोनों बाप बेटे अपनी भूख शांत करने लग जाते हैं। और वहाँ फिर वो कफन के बारे में भी बीच बीच में सोचते हैं कि कफन भी लेना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसे ख्याल उनके मन में आता है। फिर सोचते हैं कि कफन का भी बंदोबस्त कहीं कोई ना कोई कर ही देगा। बहुत दिन बाद इतना पेट भर खाना उन्होंने खाया था, और जो बची हुई पूड़ियाँ होती है वो भिखारी को दे देते हैं, क्योंकि भिखारी होता है उनको काफ़ी देर से भूखी आंखों से देख रहा होता है। पहली बार उनको किसी को कुछ देने का आनंद और उत्साह प्राप्त होता है। आज से पहले उन्होंने किसी को कुछ दिया ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे। तो पहली बार उसको ये आनंद प्राप्त होता है। यहाँ वो दयावान भी थोड़ा दिखता है, परोपकारी की भूखे को देख के वो कुछ दे रहा है। घीसू ने कहा, खूब खाओ और आशीर्वाद दो। तो अंत में भोजन और नशे की हालत में वो जो है वो नाचने गाने लगते हैं। सारे मधुशाला वाले लोग, यानी जो शराब की दुकान में लोग बैठे रहते हैं, वो उन दोनों को ही देखते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर खाना खाते हैं और उसके बाद वहीं नाचने लग जाते हैं। वह चलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, नाचे भी, मटके भी, और नशे की हालत में वही मदमस्त होके गिर जाते हैं। तो यहाँ तक ही ये कहानी समाप्त हो जाती है कि दोनों बाप बेटे ऐसे गिर जाते हैं। यह कहानी एक तरफ तो घीसू और माधव की निष्ठुरता, निर्दयता, नकारापन को सिद्ध करती है कि वहाँ उन्हें कफन की भी चिंता नहीं है, वो अपने खाने में ही मस्त रहे। दूसरा, इस कहानी से पता चलता है कि भूखमरी में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसे ना तो बूढ़े बाप की चिंता होती है और ना ही प्रसव पीड़ा में तड़पती हुई पत्नी दिखाई देती है। मतलब उसको ये लगता है कि मेरा बाप आलू खा जाएगा, तो वो वहाँ से हिलता नहीं है, और वहाँ उसकी पत्नी तड़पती तड़पती मर जाती है, तो वो बीच में उसको उठ के भी नहीं देखता। भूख से यहाँ पे मतलब प्रेमचंद जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि जो भूखमरी की, यानी कि भूख जब लगती है किसी इंसान को, और गरीबी और लाचारी इंसान को इतना मजबूर बना देती है, भूख और गरीबी इंसान को इतना मजबूर बना देती है कि वो व्यक्ति जो है वो असंवेदनशील हो जाता है, उसकी भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं, और वह केवल अपनी तृप्ति के बारे में ही सोचता है और उसे ही शांत करने की कोशिश करता है। कहानी की अगर मूल संवेदना की बात की जाए तो वह यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण ही सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ चेतन हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्र वधू और पत्नी के कफन के इकट्ठे किए हुए पैसे भी जो है वो शराब पीने में व्यय कर देता है,
और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए भी समाज के रीति रिवाज को ही कोसता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तो तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला और मरने पर कफन चाहिए। तो यहीं पर ये कहानी जो है इस प्रकार से समाप्त हो जाती है कि एक तो वो भूखे होके भी वो उसको देखने अपनी भूख ही शांत करते रहते हैं और उसकी जो पत्नी और बहू होती है वो मर जाती है। बाद में जो इकट्ठा किए हुए पैसे होते हैं कफन के लिए उसको भी वो खाने पीने में उड़ा देते हैं। तो हमारे समाज की एक बुराई की ओर ही संकेत किया कि गरीबी और जो भूख की वेदना होती है वो ऐसी जाग गई है इनमें कि वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचता कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आप सभी को कैसे लगी। इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आगे कोई भी वीडियो बनाओ तो वो आप सभी को मिल ले, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।